नमस्ते बच्चों। तो आज की है क्लास 3। इसमें हम अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपका सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस दिखा दूं किस तरीके से है ये। तो आपके जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन सा चैप्टर है एक बार देखते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस, डबल एंट्री सिस्टम, मीनिंग ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जर्नल लेजर, डिफरेंस, सब्सिडियरी, परचेज, सेल्स। और इस तरीके से ये करते करते कहाँ तक लेके जाती है आपको, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और टाइप ऑफ एरर्स। यहाँ पे इसको क्लोज करती है। यहाँ पे भी पीएल बैलेंस शीट बनाने की बात नहीं करती इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को 2-3 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम हम लोग यहाँ तक तो कवर कर ही लें, डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लेजर तक खत्म कर ले। तो मीनवाइल इसमें क्या क्या चीजें हैं देखिए, जब भी आप बोलते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस, तो अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि किस प्रोसेस से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, किस प्रोसेस से कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है। आप एक समझिए, जैसे आज जेनजी की जो भाषाएं हैं उसमें लोल बोलते हैं, LOL। वट लाफ आउट लाउड को लोल बोल देते हैं आप, बहुत जोर से हंसा तो लोल। नाउ ये जो लोल वर्ड है किसी ने तो बनाया होगा और इसको यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट किया गया। इट इज नॉट ए रिटन लैंग्वेज, बट आप किसी ने तो स्टार्ट की होगी लोल को और सबने यूनिफॉर्मली इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया। हाँ, लोल मीन्स बहुत जोर से हंसना। ओके, तो इसको क्या बोले, एक प्रोसेस बन गया कि ठीक है ये लैंग्वेज है, इसमें ये भाषा है। तो देखिए अकाउंट क्यों, मतलब जनरली क्या होता है ना, पहले के जमाने में जो मुंशी जी हमारे हुआ करते थे वो अपना अकाउंट लिखते थे, खाता बही तो वो भी बनाते थे, बट उसको यूनिफॉर्मिटी कैसे लेके आए। आप एक बात समझ के देखिए, 1990 के बाद इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आ गया। इट मीन्स बाहर के बिजनेसेस इंडिया में आने लगे, इंडिया के बिजनेसेस बाहर में जाने लगे। अब आप सोच के देखो, अगर आप एक ट्रांजेक्शन जैसे कि मान लेते हैं कि सेल सेल 10 रुपए का किया, आप लिखते हैं सेल 10 रुपए का। ओके, बट कहीं और किसी और लैंग्वेज में जो सेल की लैंग्वेज है वो कुछ और है। मान लेते हैं कि सेल को आप सेल नहीं बोलते, सेल को आप बोलते हैं से टडा, सपोज टडा 10 रुपया का। ना, अब आपके पास आपकी सब्सिडियरी उस देश में है जहाँ पर टडा 10 रुपया होता है। अब ना वो आपके पास आया, आपके यहाँ दिख रहा है कि सेल है 10 रुपए का, उसके यहाँ टडा 10 रुपए का। तो क्या ये डिफरेंस मेक करेगा, आपको कॉन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। यस। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई, एक सिस्टम बनाया गया, वही सिस्टम हमें पढ़ना है। इसी को अकाउंट्स में किस तरीके से प्रेजेंट करना है। देखिए टाई वाले लोग जो हैं वो चीजों को टफ बनाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है, इसीलिए अकाउंट्स आपको हार्ड लगता है। अकाउंट्स बिल्कुल हार्ड नहीं, ये एक लैंग्वेज की तरह आप इसको समझो कि ये एक लैंग्वेज है जिसको मुझे धीरे धीरे सीखना है। जैसे आप कभी संस्कृत सीखते हैं, कभी कोई और लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, वैसे आपको टाइम लगेगा। दूसरी बात कि सपोज कीजिए इस वर्ल्ड में सबसे यूनिफॉर्मिटी वाली भाषा कौन सी है। आप बोलेंगे हिंदी, हिंदी हमारी जान लो ना, हिंदी है ऑफ कोर्स। हिंदी 1 पॉइंट समथिंग बिलियन पीपल बोलते हैं, वेरी गुड। बट इंग्लिश इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज इन बिजनेस। आई एम नॉट सेइंग लोकली और अदरवाइज, इन बिजनेस इंग्लिश इज द एक्सेप्ट ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज। इसीलिए जो भी हर चीज बनी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनी, कुछ प्री डिटरमाइंड रूल बने, वो कैसे बने, वो इंग्लिश में बने। अभी आप एक बात बताइए, अगर आप हिंदी व्याकरण में बोलते हैं कि वो लड़का खाती, तो गलत है ना, रॉन्ग है। लड़का खाती नहीं, लड़का खाता, और लड़की खाता नहीं, लड़की खाती, बरोबर। उसी तरीके से अकाउंटिंग में कुछ रूल्स बनाए गए कि हाँ ठीक है, ये सर्टेन रूल्स रहेंगे, इस रूल्स के हिसाब से आपको काम करने हैं।
फिर उसके प्रोसेसेस भी बनाए गए। जो इंजीनियर आदमी क्या करता है ना, सबसे पहले मान लेते हैं आपको एक घर बनाना है, तो सबसे पहले आप सीमेंट और बालू रेती इस सबको मिक्स करते हो। फिर उसको मिक्स करने के बाद एक सर्टेन प्रोपोर्शन में फिर आप ईंट जोड़ते हो, फिर ईंट जोड़ जोड़ के आप घर बनाते हो, लाइक दिस। तो आपका सफर कहाँ से कहाँ तक है? आपका सफर है फ्रॉम जर्नल एंट्री टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। धीरे 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 उस पे आप ब्रिक्स बाय ब्रिक्स इस पे ऐड करते जाएंगे, आपका फाइनल अकाउंट्स बनेगा। इसी बीच में मान लेते हैं घर का कुछ गलत हो गया तो उसको रेक्टिफाई करना है, कुछ मान लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो वो सारे एडजस्टमेंट हम यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस बिल्कुल हाई रखिएगा, ठीक है। लैंग्वेज ही तो मुझे सीखनी है ना, मुझे सिंपल सी पता है कि अगर सेल हुई तो कैश मेरे पास आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको मैं बोल दूं कि रेवेन्यू जो है कैश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट, अब ये सुनने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगी, ये ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट, व्हाट इज दिस? बट आपको कॉमन सेंस से बताना है, कुछ रूल्स है, उस कॉमन सेंस उस रूल्स में लगाने हैं, आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आपका बुक्स में मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि फिर मैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ जाऊँ, ताकि आपको बहुत ही इजी हो। इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले बताया, सिस्टमेटिक लैंग्वेज बिजनेस है। अच्छा एक चीज़ है कि जितनी ये थ्योरी है ना, यू ऑल्सो ट्राई टू लर्न बाय योर सेल्फ। अदरवाइज मैं लास्ट में क्या करूंगा ना, पूरे बुक्स से जो जो टॉपिक्स बच गए हैं ना, मैं उसको कवर करके टिक करा दूंगा कि देखो इसका ये, और वो समझा दूंगा आपको। अभी मैं जितना आपको बता रहा हूँ वो आपके फ्यूचर और इसके लिए बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग प्रोसेसेस हम देखेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन देखेंगे, डबल एंट्री सिस्टम देखेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, ये तीनों हम देखेंगे। ये यूटिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री कैसे होती है वो देखेंगे। उसके बाद फिर लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है वो देखेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं अकाउंट को वो देखेंगे। और लास्ट में ये भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये देखेंगे। सब्सिडरी बुक हम लोग कल देखते हैं, ठीक है, सब्सिडरी बुक और कैश बुक क्या होता है ये हम लोग कल देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पहले वो हम एक बार रिवाइज कर लें। पिछले क्लास में आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जिसमें था आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या क्या थे, कोई बताएगा? ओके, तो आप सिंपली ये जो है ये वाली जो चीजें हैं आपको एक बार रिवाइज में करवा देता हूँ। दिस वाज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, राजू और उसका बिजनेस अलग आदमी है। मनी मेजरमेंट, शाबाशी को नहीं आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको पैसे को रिकॉग्नाइज करना है। गोइंग कंसर्न, उनका बिजनेस चल रहा है तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अगर एक बार अब 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड लिया तो 12 महीने का भी लेना है, ऐसा नहीं कि मतलब अभी 12 महीने का है अगले उसके बाद आपने 6 महीने का कर दिया उसके बाद 8 महीने का कर दिया, ये नहीं होगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब एसेट बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आगे भी पढ़ेंगे क्यों होता है। कॉस्ट कैपिटल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिकल और सॉरी हिस्टोरिकल और कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड तभी होगी जब ये अर्न किया जाए। अर्न के बारे में मैंने बहुत सारा चीज बताया था। मैचिंग कॉन्सेप्ट कि अगर आपने किसी का सेल रिकॉर्ड किया है तो उसके एक्सपेंसेस भी उसी टाइम में रिकॉर्ड करने हैं। एक्रोल कॉन्सेप्ट, जो मतलब एक्रोल कॉन्सेप्ट ये है जब वो अकर हो गया है तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना है, ना कि जब आपका एक्चुअल पे कर रहे हैं, मतलब जिस टाइम आपने अर्न किया या जिस टाइम में इनकर्ड किया है उसी टाइम में आपको करना है, ना कि जब आपने पे किया है।
कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिव में ये सब आप देख चुके हैं। उसके बाद ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, जीसीए, जीसीए गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल, ये सारी चीजें आप पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो नाउ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विथ कंप्लीट फ्लो ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल, अच्छा एक चीज है कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बेयर करना, क्योंकि उनको भी मुझे साथ लेके चलना है। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में और थोड़ा सा बेसिक लेके चलूंगा। मैं भी साइंस बैकग्राउंड का था, मैंने जैसे सीखा है उस तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक तो जो बुक में लिखी है वो अलग चीज़ है और मैंने कैसे सीखा है वो अलग चीज़ है, तो वो दोनों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मुझे पढ़ाने दीजिए। आपको 40 क्लास 45 क्लास के बाद आपको कोई भी टॉपिक अनटच्ड नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत हम टच कर चुके होंगे। बाकी पढ़ना आपको खुद से है। आपको स्टडी मटेरियल मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैंने हमेशा स्टडी मटेरियल से पढ़ा है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ स्टडी मटेरियल से पढ़े। जो शॉर्ट नोट्स है आप जो लिख रहे हैं वो आप लिख लीजिए। बाकी जो अगर आपको कभी पीपीटी वगैरह चाहिए होगी तो वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से आप पीपीटी वगैरह ले सकते हैं। तो कंप्लीट फ्लो ऑफ अकाउंटिंग कैसे, जर्नल, सब्सिडरी या कैश। अभी मैं सिर्फ जर्नल लेके चलता हूँ। जर्नल से पोस्ट होगी। जर्नल में क्या रहती है, द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ठीक है, आज सेल हुई, जो खाता बहे का सबसे जो एंट्री होता है, अच्छा जो सेल हुई वो इस तरीके से। लेजर, अब मान लेते हैं कि आपने राम को 5 दिन सेल किया। राम एक पर्सन है, उसको आपने 5 बार सेल किया। तो राम के लेजर में राम का अलग अलग खाता, जैसे क्या होता है ना, मेरे मेरा खाता लिख लेना, उधारी लिख लेना। उधारी लिख लेने का क्या मतलब, मेरा लेजर बना लेना। लेजर बना लेने का मतलब मैं बार बार ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। तो इंस्टीड ऑफ कि आप ये जर्नल में ढूंढो, मैं क्योंकि जर्नल में मानते हैं एक दिन में 50 एंट्री मान लेते हैं। मैंने राम को बेचा, श्याम को बेचा, सीता को बेचा, गीता को बेचा, ये परचेज किया, ये खर्चा किया, ये फलाना किया, ये ढिमकाना किया, ये आज की होगी पूरी एंट्री। फिर कल की एंट्री, फिर परसों की एंट्री, फिर तरसों की एंट्री, फिर उसके बाद की एंट्री। अब 5 दिन की एंट्री के बाद राम बोलता है अच्छा भैया मेरा कितना बैलेंस है, तब क्या बोलोगे, अच्छा ये तो अब जोड़ना पड़ेगा ना पूरे 5 दिन का हिसाब लेके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हुआ। उससे अच्छा है जर्नल से उसको लेजर में पोस्ट कर दिया। लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, तो जो इंडिविजुअल अकाउंट है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कैटेगराइज्ड, अकाउंट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये सब देखिए, ये सब ना आपके कीवर्ड्स है, अगर आप ये याद रख लेंगे ना तो आपको बिल्कुल इजी होगा करने में। जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे 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 ट्रांजेक्शन हुआ वैसे वैसे रिकॉर्ड करते गए। से मैं 10 बजे शुरू किया, पहले राम आया तो राम को 50 रुपए का बेचा, फिर श्याम को 50 रुपए का बेचा, फिर गीता आई, फिर सीता आई, फिर हमने एक प्लेट मोमोज खुद खा लिया, एक प्लेट मोमोज गिर गया। उसके बाद फिर हमने कुछ सिगरेट मंगा ली पीने के लिए, बहुत बुरी चीज़ है बट फिर भी एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया पीने के लिए, फिर मैं खाना मंगाया। उसके बाद मेरा स्टाफ कुछ पैसे लेके गया, फिर कुछ खरीदा, मैंने मोमोज का सामान खरीदा। राजू मोमोज की स्टोरी हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। राजू वाले को, राजू जो मोमोज बेचता है ना, उसको वाओ मोमोज का पूरा चेयरमैन तक बनाएंगे अपनी इस पूरे कोर्स को एंड होते होते। ठीक है, तो ये हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते गए। लेजर में क्या हुआ, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, जो उसमें मेन मेन अकाउंट है, जैसे प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब मेन मेन अकाउंट कैसे हो गए, जैसे राम हमारे खाता चलता है तो राम का मैंने खाता बना लिया। सेल का खाता बना लिया, कैसे सेल में इतना इतना आज टोटल इतना सेल हुआ। ठीक है, श्याम का खाता बना लिया, खर्चे का खाता बना लिया अलग अलग चीज की, अच्छा ठीक है ये खर्चा हुआ आज का। अब छोटे छोटे खर्चे को आप क्या करते हो, मर्ज करते हो, जिसको पीटी कैश बोलते हैं, पीटी कैश आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये लेजर से कहाँ इसको पोस्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में क्यों पोस्ट करेंगे, क्योंकि वहां ना जो लेजर में जितने लेजर हैं सबको उठा के पेस्ट कर देते हैं, कट पेस्ट कर देते हैं, और उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस वो होगी जिसमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक होती है। उसके बाद इस ट्रायल बैलेंस से ही कुछ डेटा चला जाता है पीएल में, कुछ चला जाता है बैलेंस शीट में। पीएल में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। किसके लिए, एक पीरियड के लिए, ये ध्यान रखना है चीजें, किसके लिए, एक पीरियड के लिए। मतलब
अगर मैं बोलूँ 31/3/26 का अगर मुझे ट्रेडिंग एनपीएल बनाना है तो 31/3/26 का नहीं बनेगा वो। अगर मैं 12 महीने का अगर अकाउंटिंग साइकिल रखता हूँ तो 1/4/25 से 31/3/26 का बनेगा, पूरे पीरियड के लिए बनेगा ट्रेडिंग एनपीएल। अब ट्रेडिंग में क्या होगा, जो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग एक्टिविटी पीएल में अदर एक्सपेंसेस भी जाते हैं, उस डिटेल में आगे चलेंगे जब ट्रेडिंग एनपीएल बता रहे होंगे आपको। तो ट्रेडिंग एनपीएल एक पूरे पीरियड का बनेगा, भले हम लिखते हैं, इसीलिए कभी भी आप ट्रेडिंग एनपीएल लॉस अकाउंट एज ऑफ 31/3/25 नहीं लिखते हैं, फॉर द ईयर 25/26 लिखेंगे। आप समझ रहे हैं, दैट इज ए रॉन्ग वर्डिंग। ट्रेडिंग एनपीएल एज ऑफ 31/3/26, एज ऑफ नहीं, या तो आप स्पेसिफाई करो एज ऑफ मींस 1/4 इतना से इतना। ट्रेडिंग एनपीएल एक पीरियड के लिए होगा, ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट फॉर एफवाई 25/26। एफवाई 25/26 का मतलब 1/4/25 से 31/3/26 तक। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है एज ऑन डेट, यहाँ पर आपको समझना है। ट्रेडिंग एनपीएल पूरे पीरियड के लिए, बैलेंस शीट एक दिन, उस दिन कितना था, कहते हैं ना एंड ऑफ डे पे कितना था, वो होगी बैलेंस शीट। मतलब क्या होगा, अगर मैं 31/3/26 का बैलेंस शीट बना रहा हूँ, वो पोजीशन है कि 31/3/26 के एंड ऑफ द डे में क्या क्या किसका बैलेंस है। बैलेंस शीट एक सर्टेन डेट का, ट्रेडिंग एनपीएल पूरे पीरियड का। तो जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, डेली ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का। उसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं जर्नल की एंट्री लेजर में, और ट्रायल बैलेंस हो गया, अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं, लेजर से पोस्टिंग कर लेते हैं इधर। आते हैं डबल एंट्री सिस्टम और मीनिंग्स ऑफ अकाउंट, समझते हैं क्या है। देखिए क्या है ना कि एक सिंपल एग्जांपल से देखिए, डबल एंट्री का क्या मतलब हुआ कि अगर आप एग्जाम पास करोगे तो आपके पापा आपको बाइक दिलाएंगे, इसमें दो एंट्री है। आप एग्जाम पास किए तो पापा आपको बाइक दिलाएंगे, और एग्जाम फेल किए तो पापा आपको चांटा देंगे, दो साइड। तो हर एक ट्रांजेक्शन का ना दो पहलू होता है। थोड़ा सा कॉमर्स वाले को ये लगेगा कि रिपीटेड है, आप तो 12th में पढ़े होंगे, ये मैं थोड़ा साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को भी लेके चलता हूँ। सिंपल सी चीज है, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, सोच के देखो। चलो ऐसा है, आप कहीं पे कुछ आलू खरीदने गए, तो आपके पास आलू आया, आपके पैसे गए, आप क्रेडिट पे आलू खरीद रहे हो, आपके पास आलू आया, आपके पास आपकी देनदारी बढ़ी उतने ही अमाउंट से, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, हाँ इक्वल होगा। आप सरकारी ऑफिसर हो, आपने घूस ली, सोच के देखो, आपने घूस लेके काम किया, आपके पास पैसे आए, आपका मोरल गया, आपकी रेपुटेशन गई, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो किसी काम में, और आपने बिल्कुल भी मतलब कोई लीनियंसी नहीं बढ़ती, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आपके पास कोई टैक्स पेमेंट के लिए आया, आपने उसका टैक्स पेमेंट कराया, ठीक है। तो आपके पास कोई भी घूस का पैसा नहीं आया, तो आपके मोरल नहीं गए, आपकी ऑनेस्टी नहीं गई, इंटीग्रिटी नहीं गई। एवरीथिंग इज ए प्राइस। आप कोई भी सामान खरीदना, आपने से मान लेते हैं कि मूवी देखी, तो आपको प्लेजर मिला आंखों में, आपका एंटरटेनमेंट हुआ, आपके पैसे गए। आपने गेम्स खेल लिया, वीडियो गेम्स, आपको प्लेजर मिला, आपके पैसे गए। किसी को आपने कुछ सर्विस दी, मान लेते हैं किसी ने बोला कि भैया वो सामान जो है एक बोरा ये उठा के वहां रख लो, मैं आपको 5 रुपए दूंगा, तो आपका कुछ क्या गया, आपका मैन पावर गया, आपकी जो सर्विस थी वो गई, उतने टाइम में आप कुछ और काम कर पाते, आपका लेबर वर्क गया, आपके पास पैसे आए। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट,
बट अकाउंट्स में हम क्या मॉनिटर करते हैं, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल नहीं। तो जो घूस वाली बात है वो हट जाएगा अकाउंट से, वो सब समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, गिविंग एंड रिसीविंग एस्पेक्ट। तो गिविंग एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, रिसीविंग डेबिट होगा। जो आपके पास आ रहा है वो डेबिट होगा, और जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। अच्छा, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, तो इसको कैसे हम डिनोट करते हैं? इसको डेबिट एंड क्रेडिट के लैंग्वेज में हम डिनोट करते हैं। मतलब सपोज कीजिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट की, या मैंने रेंट पे किया 5,000 रुपए से, तो हम ये नहीं लिखते हैं कि रेंट 5,000 रुपया इधर। आप क्या करते हो, जैसे एक नॉर्मल अकाउंट आप खर्चा का सीट बनाते हो, तो आप लिखते हो अच्छा ठीक है, पापा ने पॉकेट मनी दिए 5,000 रुपए, इधर लिखते हो कि रेंट गया 3,000, इधर खाना 2,000। तो ये क्या कर रहे हो आप, एक बैलेंस लेजर बना रहे हो अपने कैश का। आप सोच के देखो ना, वही करते हैं ना। आप लेफ्ट साइड में लिखते हो कि हाँ ठीक है ये पैसे, या राइट साइड में कहीं भी जैसे आपको मर्जी है। आपको क्योंकि आपका कोई फॉर्मलाइज नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, तो आप जैसे भी मन करते हो वैसे करते हो। बट यहाँ पे जब हम ये एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं अकाउंट्स में, तो एक रूल फॉलो करना है। अब यहाँ पे सिर्फ नहीं रेंट पेड इतना, इसको ऐसे बोलते हैं रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक, क्योंकि जब आपने रेंट पे की, तो वहां रहने का अधिकार आपके पास क्या हुआ, रहने का अधिकार आया। तो रिसीविंग क्या हुआ, रेंट में रहने का अधिकार, तो वो डेबिट होगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट। गया क्या, कैश गया, तो आपको कैश अकाउंट क्रेडिट। ये डीआरसीआर इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। इस तरीके से हम करके इसको रेंट पेड इन कैश ऐसे करके इसको करते हैं। ठीक, रेंट अकाउंट डेबिट। अब जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस इतना ही, बीच में लेजर फोलियो नंबर। अब मान लेते हैं कि लेजर फोलियो क्या होता है। सपोज कीजिए कि मुझे पहले से पता है कि आप एक पेज है, मान लेते हैं एक पूरे बुक में आपने बनाया हुआ, उसके पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है राम, पेज नंबर 2 पे श्याम, पेज नंबर 3 पे ये, कैश अकाउंट पेज नंबर 5 पे, और रेंट अकाउंट पेज नंबर से 10 पे। तो यहाँ रेंट अकाउंट डेबिट, तो रेंट वाले में मैं डाल दूंगा 10वें पेज पे है, 10वें पेज पे जाके इसकी एंट्री फिर से करो। तो कैश अकाउंट 5वें पेज पे है, तो कैश अकाउंट का 5वां पेज। तो डेबिट क्रेडिट इस तरीके से हम बनाते हैं। ये एक लैंग्वेज है जर्नल एंट्री करने का। अच्छा, आप बोलोगे मैं लिख के क्यों नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको, तो मुझे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन में समझा रहा हूँ। अदरवाइज क्या होगा ना, ये मोनोटोनस टाइप की चीज़ है, मैं लिखते जाऊँ फिर, क्योंकि मैं जब ये सारी चीज़ें मैं फिर से रिपीट करूंगा जब मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाना शुरू करूंगा, तो भी थोड़ा थोड़ा सबको टच करेंगे। बट अभी मैं आपको उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही वीक हैं अकाउंट्स में, और जिन्होंने पहले अकाउंट्स नहीं पढ़ा है वो भी समझ पाए। तो आप ये डबल एंट्री सिस्टम का मतलब समझे, डेबिट क्रेडिट क्या लैंग्वेज है। ठीक है। अब तो ये अकाउंट्स की मीनिंग है, डेफिनेशन देखिए, ये टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है। एन अकाउंट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्सन, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम इन समराइज्ड फॉर्म। अच्छा, सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं। एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होती है, इनकम क्या होती है। इनकम समझाने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंस समझाने की जरूरत नहीं, ये तो आप करते हैं। एसेट और लायबिलिटी क्या है, मैं जिसे समझता हूँ ना, एसेट और लायबिलिटी, एसेट इज अ कैश और इन काइंड ऑफ कैश। फिर से बोलता हूँ, ये चाहे तो आप लाइन लिख लेना। एसेट इज आइदर कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश। अब ये सोच के ना आप, चाहे दुनिया की कोई भी चीज, उसको आप एसेट मान सकते हैं, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सपोज सपोज कैश, तो आइदर इन कैश, तो कैश तो कैश ही है, तो एसेट हो गई। बैंक, क्या बैंक से कैश निकाल सकते हैं, यस, एसेट हो गई। फर्नीचर, क्या फर्नीचर कैश है, नहीं, लेकिन फर्नीचर को बेचेंगे तो कैश आ सकती है, कन्वर्टेबल इनटू कैश है, एसेट। गुडविल, गुडविल कैश नहीं है,
लेकिन गुडविल से आप कैश देना, अगर वो गुडविल बेच दो किसी को, सपोज कीजिए मेरे पास एक ब्रांड है केएफसी का, अब केएफसी की फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं, वो गुडविल ही तो ले रहे हैं, वहां का सामान थोड़ी नहीं ले रहे हैं, गुडविल ले रहे हैं, तो उनको कैश मिलता है जिन्होंने बेचा है, तो वो क्या है, कन्वर्टेबल इनटू कैश है, एसेट है। कोई भी चीज आप सोचो, जैसे आपको एसी, ठीक है एसी कितना ही पुराना है, बेचेंगे स्क्रैप में बिके, कुछ तो पैसे आएंगे, एसेट है। अच्छा बोलोगे इस केस में, कोई अकाउंट्स वाले बोलेंगे कि सर वेल देयर इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हाउ कैन वी क्लासिफाई इट एज एन एसेट। यही बस एक इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बिकॉज दिस इज नॉट कैश और नाइदर कन्वर्टेबल इनटू कैश, दिस इज एन एक्सपेंस, बट आई शो यू व्हाई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज कंसीडर्ड एज एन एसेट। और बट जब आप बड़े होगे और आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये टीएनडब्ल्यू से हम लोग माइनस करते हैं, नेटवर्थ से माइनस करते हैं, कैपिटल से माइनस कर देते हैं, तो उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो सर्टेन पीरियड के लिए सेट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया जाता है ओवर एन पीरियड। अब ये बहुत सारा टेक्निकल वर्ड आपको सुनने में आ गया, इसीलिए उसको छोड़ो, ठीक है, ये मैं अकाउंट्स वाले के लिए थोड़ा सा बता रहा था। अब जो एसेट नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है, मतलब आप जिससे परचेज किए हैं, मान लेते हैं कि राजू मोमोज वाले ने श्याम एंड कंपनी से कुछ मोमोज के सामान खरीदे थे उधारी पे, तब उधारी पे जो श्याम एंड मोमोज कंपनी है, क्या वो कैश है, नहीं। क्या वो कन्वर्ट हो सकता है कैश, कैश उससे मिल सकता है, नहीं, कैश तो आपको पे करने। क्या ये इनकम है श्याम एंड मोमोज कंपनी, नहीं। क्या ये एक्सपेंस है, परचेज में भी एक्सपेंस तो है ना। श्याम से क्या किया, श्याम का अलग अकाउंट है और साथ में परचेज भी किया, मतलब श्याम को अगर मुझे पैसे देने हैं तो मुझे आज की डेट में मोमोज मिले, मोमोज का सामान मिला, वो परचेज है मेरा, परचेज एक्सपेंस है, लेकिन श्याम एंड कंपनी आपका एक्सपेंस नहीं है, तो वो क्या है, वो लाइबिलिटी। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो इस पे करना, एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम, बस इतना याद रखना, एसेट इज आइदर कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश, दुनिया की कोई भी चीज उठा लो बस इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो double entry system, every transaction has two aspect, a giving aspect and receiving aspect, and both should be recorded and both should be equal, इक्वल भी होने चाहिए, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट में एक ही एक हो, जैसे राम ने दिया और कैश दिया, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने राजू भाई ने राम को मोमोज बेचे 500 रुपए का, तो उसने क्या किया, 250 रुपए तो कैश में दे दिया, 250 रुपए उधारी रख लिया, तो दो भी चीजें हो सकती है, बट इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, राम का खाता डेबिट, क्योंकि वो डेटर के रूप में आया, ठीक है। उसके बाद कैश का खाता डेबिट, वो भी डेटर है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपको, राम का खाता, क्योंकि राम ने उतने पैसे आपके बकाया हैं। और इसको और भी तरीके से अगर रिकॉर्ड करें तो पहले सेल रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर राम का खाता रिकॉर्ड करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम में आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, दोनों इक्वल होना चाहिए, एक से ज्यादा उसमें लैग्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल, देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या हो गया, एक तो होगी आपकी रियल अकाउंट, एसेट एंड प्रॉपर्टी, पर्सनल अकाउंट, पर्सन एंड एंटिटी, जैसे श्याम एंड कंपनी भी मैंने बोला था, और नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस इनकम। सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट, आप सबसे पहले एक्सपेंस इनकम के लिए नॉमिनल अकाउंट जाने दीजिए। नॉमिनल अकाउंट क्या हुआ, रिलेटेड एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन्स, नॉमिनल इज वेरी इजी। आते हैं रियल और पर्सनल में, आप ये करोगे हमेशा, कंफ्यूज करो। रियल अकाउंट, एसेट एंड प्रॉपर्टी, एसेट मैंने क्या होता है, कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश, ओके। प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी अगर नहीं भी लिखते, सिर्फ एसेट भी लिखते तो भी काम चल जाता, जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, रिलेटेड टू पर्सन और एंटिटी, पर्सन कैसे, जैसे आपको क्या हो गया, जैसे राम, श्याम आपके क्रेडिटर, बैंक, कैपिटल। अब आप बोलोगे डेटर तो मेरा एसेट है, करेक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन डेटर एक पर्सनल अकाउंट है, किसी एक डेटर ऐसे नहीं होगा, डेटर क्या होगा,
डेटर नाम से होगा, जैसे कि डेटर कैसे होगा, जैसे आपने अगर मोमोज लिए हैं तो आपका नाम होगा, दैट इज कॉल्ड डेटर। ओके, तो ये हो जाएंगे पर्सनल अकाउंट। अब इसके कई सारे और भी सबसेक्ट हैं, ठीक है, ये तो थ्री हो गए मेजर। इसके सबसेक्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, रियल अकाउंट में टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट हो सकता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। सिर्फ एसेट आपको याद रखना, एसेट, ये सारे एसेट हैं, वो वाला फ्यूज लगाना। पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन राम सीता मोहन, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनीज, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, अक्रूड, रेंट ड्यू, वगैरह वगैरह, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम के हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके से नॉमिनल अकाउंट में ये हो गए। तो इनके जो आपको टाइप्स हैं, ये आपको देख लेना। रियल अकाउंट में टेंजेबल इंटेंजेबल, पर्सनल में नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या मतलब हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, अक्रूड इनकम। अब प्रीपेड रेंट है, आपने ऑलरेडी रेंट पे कर दिया है एडवांस में, दैट इज पर्सनल अकाउंट। किसको पे किया है, किसी एक पर्सन को पे किया होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। ये छोटी सी चीज आप याद कर लेंगे, आई थिंक 2.5 से 5 मार्क्स का ये आना चाहिए। ओके, तो अब अगर मैं बोलूं आपको कि गोल्डन रूल क्या है, तो गोल्डन रूल आपको मैं रटने के लिए दे रहा हूँ। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का गोल्डन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और गोल्डन रूल नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब आप ये सोच के देखो, इतनी सारी चीजें करने से अच्छा मैं आपको जैसे मैंने सीखा था वो देता हूँ। ये ठीक है, ये आपको एग्जाम में रट लीजिए, एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आई थिंक आज की क्लास यहीं स्टॉप करनी पड़ेगी, ये बता के। एक सिंपल सी चीज़ है, मैं दो चीज़ें सिर्फ बताता हूँ। एसेट इंक्रीज डेबिट, क्या मैंने बोला, एसेट इंक्रीज डेबिट। एक लाइन बस याद रखना, एसेट इंक्रीज डेबिट। इसका उल्टा क्या होगा, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। करेक्ट है। एसेट का उल्टा चलता है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, क्योंकि एसेट का उल्टा चलता है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। तो आपको ये चारों रूल कैसे याद हो जाएंगे, सिर्फ एसेट इंक्रीज डेबिट, सिर्फ आप इतना से याद रखेंगे। एसेट इंक्रीज डेबिट तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब लाइबिलिटी उल्टा चलता है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज क्या होगा, एसेट इंक्रीज डेबिट, तो लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हुई तो डेबिट, सिंपल। इसी तरीके से दो ही चीज याद रखना है, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। ये दो चीज याद रखना है। याद क्या रखना है, एसेट इंक्रीज डेबिट और एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। एक्सपेंसेस का उल्टा क्या होगा, इनकम। एसेट का उल्टा क्या होगा, लाइबिलिटी। अब आप सोच के देखो, अगर एसेट इंक्रीज डेबिट है तो इनकम इंक्रीज क्या होगा, क्रेडिट, उल्टा। ठीक है। या फिर एक्सपेंसेस डिक्रीज, ये क्या होगा, क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज
क्रेडिट, और एक्सपेंस इनकम को उल्टा चलता है, तो क्या होगा? अगर एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, इनकम डिक्रीज डेबिट। इतना सा आपको समझ में, बस दो चीज याद रखना, एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, बस इतना सा। बाकी सब इसके उल्टा उल्टा काम चलेगा। अब इस पे आप दुनिया की कोई भी जर्नल एंट्री फिट कर सकते हो। मैंने बोला कि राजू भाई ने श्याम को कैश में सेल किया, ठीक है, कैश में सेल किया, कैश आया सबसे पहले। तो कैश एसेट है, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन क्या है? आइदर कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश। कैश अकाउंट डेबिट से 500 रुपये टू, टू क्या, टू सेल अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट को यहाँ पे क्रेडिट लिखते नहीं है। टू अगर मैंने लिख दिया टू, इसका मतलब हो गया क्रेडिट में ही। टू सेल अकाउंट कितना, 500 रुपया। क्या बताइए, जब आपने श्याम को मोमोज बेचे तो कैश आपका इंक्रीज हुआ? यस। साथ में सेल भी इंक्रीज हुआ। लगाओ, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट 500 रुपया, इनकम सेल, इनकम है, सेल इनकम इंक्रीज क्रेडिट 500 रुपया। हो गया ये जर्नल एंट्री खत्म। मैं दूसरा बोलता हूँ, मान लेते हैं कि राजू मोमोज ने श्याम एंड कंपनी से, ऐसे इसी को मानते हैं, चलिए, श्याम को उधारी पे माल बेचा, उधारी पे माल बेचा, तो मेरे पास क्या हुआ, लेनदारी हुआ, मुझे श्याम से पैसे लेने हैं, करेक्ट है? तो श्याम डेटर हुआ ना मेरा, डेटर एसेट, डेटर किसको बोलते हैं? देनदारी, क्रेडिटर लेनदारी, सॉरी उल्टा, डेटर लेनदारी, क्रेडिटर देनदारी, मतलब जिनको आपको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर हो गए, और जिनसे आपको पैसे लेने हैं वो डेटर हो गए। तो श्याम, मैं लिख के बताता हूँ, ऐसे नहीं लिखता है, डेटर इंक्रीज डेबिट 500 रुपया से, टू सेल इनकम इंक्रीज क्रेडिट 500 रुपया से, करेक्ट है? अब राजू मोमोज ने कैश में मोमोज का सामान खरीदा, ठीक है, या आप ऐसे समझिए एक्सपेंस किया, एक्सपेंस किया मतलब सपोज कीजिए कि राजू मोमोज ने चटनी खरीद ली, या फिर राजू मोमोज ने इसे मान लेते हैं कि सैलरी पे कर दी छोटू को कैश में। तो क्या हुआ, सैलरी पे की तो एक्सपेंस बढ़ा आपका, सैलरी एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, कितना से मानते हैं, 1000 रुपये, टू कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, कितना से, 1000 रुपये से। समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे नहीं, श्याम को सिर्फ अभी सैलरी बोला कि ठीक है सैलरी आप कल ले लेना, सैलरी हम आपका बोलते हैं 1000 रुपये होता है, आज की डेट में मैं अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूँ, आज की डेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और सैलरी आउटस्टैंडिंग रहेगी, मतलब सैलरी मुझे पे करना है, इनकर्ड तो हो चुकी है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें पे करना भी बाकी है। क्या करेंगे, छोटू, अब छोटू मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, एक्सपेंस क्रेडिटर हो गया, क्योंकि उसको मुझे पैसे अभी देने हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, पहले छोटू का कुछ बकाया नहीं था, अब छोटू को मुझे 1000 रुपये देने हैं, तो क्रेडिटर इंक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, यार कहाँ गया, अरे सॉरी, क्रेडिटर, ये क्या है, लाइबिलिटी हो गया ना, लाइबिलिटी इंक्रीज क्या हुआ, क्रेडिट कितने से, 1000 रुपये से,
ठीक है, ये किस में आएगा, क्रेडिट में। टू डेबिट में क्या आएगा, सैलरी, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट 1000 रुपए से। करेक्ट है। कोई भी और दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन उठा लीजिए, सब इससे आपके बन जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि चलो लॉस हो गया, मतलब क्या हुआ ना, मोमोज की दुकान पे एक पुलिस वाले ने आके उसका मोमोज का ठेला उठा के लेके चले गए। ठीक है, और फिर वापस कैसे मिला, 500 रुपए की फाइन देनी पड़ी। फाइन, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट 500 रुपए। टू कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट 500 रुपए। ध्यान रखिए, तो मैंने जो सीखी है अकाउंट्स, वो इस दोनों इससे सीखी, एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज क्रेडिट। मैं क्या करता था, जब मुझे नहीं समझ में आती थी तो मैं ऊपर पहले लिख लेता एसेट इंक्रीज डेबिट, इधर एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और उसके बाद में क्या करता था, इसका उल्टा एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इस तरीके से मैं पूरा ये एसेट इनकम एक्सपेंसेस का सारा पूरा ये बना लेता था। उसके बाद मैं जर्नल एंट्री करने के लिए बैठता था, तो मेरी कोई भी गलती नहीं होती थी। जो अकाउंट्स स्टार्टिंग में नहीं पढ़े उनके लिए ये मेरी राय है कि आप इस तरीके से पढ़ें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी चीज़ें। दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्शन, सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाना है। एक और चलिए ये लास्ट एग्जांपल लेते हैं, और ये मैं आप पे सोचता हूँ, क्योंकि देखिए 40 क्लास में मुझे खत्म करनी है, तो और हाँ, आपका लेवल ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए इसके लिए। बेसिक नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, सपोज कीजिए अब बोलेंगे बहुत, आप चलो एक अकाउंट्स वाले के लिए बोल रहे हो, आउटस्टैंडिंग की एंट्री बताओ सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है क्या, पहले मैं ये समझता हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मुझे उसे पे करना है, मतलब वो क्या हुआ, मेरी देनदारी है, मुझे देना है, तो मतलब मेरा क्रेडिटर हो गया। सिंपल करो ना, चाहे कोई भी फैंसी वर्ड यूज कर लो, इससे कॉमन सेंस यूज कीजिए। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब मैंने सैलरी का एक्सपेंस बुक किया होगा और उसे पे नहीं किया होगा, यही तो हुआ होगा। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किया होगा, तो हमने से मानते हैं कि एक्सपेंसेस मान लेते हैं कि लेबर का खर्चा है, हमने लेबर से काम करा लिया, बोला कल आके पैसे लेके जाना, वही तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा ना। तो हमने लेबर का खर्चा किया, तो लेबर खर्चा एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट से मानते हैं 200 रुपए। टू इसको देना है ना मुझे, नाम नहीं पता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं था, जीरो था। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, बकाया एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो क्या हुआ, आपकी क्रेडिटर बढ़ गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, कितना, 200 रुपए से। अब क्रेडिटर लाइबिलिटी क्यों हुई, क्योंकि ये एसेट नहीं है, इनकम नहीं है, और एक्सपेंसेस नहीं है। ये वाली आपको समझ में आई, आई होप कि ये वाली आपको समझ में आई होगी। आज ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, इस पे आपका मैं काम ये देता हूँ कि आप सोचो, जितना हो सकता है सोचो, दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्शन उठाओ और इस पे फिट करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस पे फिट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग कीजिएगा, इस पे फिट हो जाएगी। तो आई होप आज की क्लास आपको यूजफुल लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप इस पे सोचो, दुनिया दुनिया इतना ये कर लो ना सर, ये अगर आपने कर लिया तो आप 20% ऑफ अकाउंट्स आप सीख जाओगे, कॉमन सेंस प्लस ये, कॉमन सेंस एक फॉर्मेट में, बस सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और बोलोगे कि यहाँ जो सर श्याम डेटर है, टू सेल इनकम है, ठीक है,
अब ये सेल को कहाँ पोस्ट करेंगे वो आगे देखेंगे ना, मैं लेजर बताऊंगा फिर इसकी पोस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, पढ़ के आना और जो मैंने काम दिया वो करके आना।